इंटरेस्टिंग है, ये मैं कह सकती हूँ। और अगर आप लोग रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में एक्चुअली मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से ज़्यादा जो आप लोग के लिए ज़रूरी है वो प्लेजरिज्म है, वो बताएंगे। और रिसर्च में, शोध में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कैसे इन्वॉल्व है ये बताएंगे, ठीक है। और बहुत लंबा नहीं, थैंक यू। देखिए सिंपल बात है इसमें समझने वाली कि प्रॉपर्टी किसको कहते हैं। पहले तो ये समझना है कि प्रॉपर्टी किसको कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक बैग है तो आपका प्रॉपर्टी है वो। तो किसी के पास अगर अपने बाल में लगाया हुआ है क्लचर तो ये उसका प्रॉपर्टी है। तो जो भी चीज़ जो आप पोजेस करते हो वो आपका प्रॉपर्टी है, या एक ग्रुप का प्रॉपर्टी है। ये कॉलेज एक ट्रस्ट का प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी जो होता है वो किसी एक व्यक्ति का या समूह का भी हो सकता है जिसको वो उसकी स्वामित्व उसके पास है। अगर अब ये है कि प्रॉपर्टी दो तरीके का होता है, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। एक होता है जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, और एक होता है जिसको आप देख नहीं मतलब छू नहीं सकते हैं मगर आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पोडियम है तो ये टैंजिबल है, लेकिन अगर कोई आके अभी पोयम पढ़ जाए अपना लिखा हुआ स्वरचित कविता तो वो इनटैंजिबल है, उसको आप छू नहीं ना सकते हैं, लेकिन आप सुन सकते हैं। मैंने लिखी उस कविता को, मैंने कह दिया तो ये मेरा प्रॉपर्टी है, जबकि आप उसको टच नहीं कर सकते। तो टैंजिबल जो होता है वो छू भी सकते हैं आप उसको, लेकिन इनटैंजिबल को आप छू नहीं सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। अब जो ये प्रॉपर्टी है टैंजिबल, उसके भी दो तरीके, मूवेबल एंड इनमूवेबल। ये है जो मूवेबल है, इसको हम यहाँ से खींच के वहाँ तक ले जा सकते हैं। और एक घर है, गाड़ी है, मूवेबल है, घर है, इमूवेबल है, लैंड है, इमूवेबल है। तो ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट समझ गए? प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है कि या जो दिख रहा हो, जो नहीं दिख रहा हो, दिख रहा हो उसमें मूवेबल हो या इमूवेबल हो, ठीक है। अभी केवल हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। अब प्राइवेट है और पब्लिक है। अच्छा, यहाँ जो हॉल है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है? नहीं, बोलिए, ये प्राइवेट है कि पब्लिक है? किसका प्राइवेट है? कॉलेज का। कॉलेज प्राइवेट है? गवर्नमेंट है। अच्छा, ये बताइए पर्सनल प्रॉपर्टी क्या होता है? तो कौन सा प्रॉपर्टी आपका पर्सनल है बताइए तो। अभी एक आदमी खड़े होके बताइए मेरा ये पर्सनल प्रॉपर्टी है। मेरी घड़ी, मेरा मोबाइल। हाँ, वो सेल फोन उनका पर्सनल प्रॉपर्टी है। वो सेल फोन मूवेबल है या इमूवेबल है? मूवेबल। टैंजिबल है कि इनटैंजिबल है? टेंजिबल। So you know the difference? यस मैम। Okay. So move ahead. Public property is owned by the state for the Indian citizens. यस। Government property is called public property. And it belongs to the public with no claim of an individual. कोई एक इंडिविजुअल का क्लेम नहीं है, वो पूरे गवर्नमेंट का उस पर क्लेम है। And if it is owned by one person for the personal use, is a personal private property. So this is a public property. ठीक है? It's for the use, owned by the government, by a trust, by a body, by a governing body, and used for all the students, not for any teacher, not even for principal, not even for any single student. Correct? Next slide. Now IPR, इंटेलेक्चुअल, तो टैंजिबल जो हमने कह दिया या मूवेबल इमूवेबल कह दिया वो तो आप समझ गए, लेकिन इंटेलेक्चुअल क्या हुआ? तो बौद्धिक जो भी है, बौद्धिक संपत्ति। आप कोई चीज अपने दिमाग में, आपको कोई आइडिया आता है
तो वो आपका है। और उस आइडिया को अगर कोई चुरा लेता है तो वो थेफ्ट है, वो चोरी है। और आपके आइडिया को अगर कोई लेता है तो वो भी ऑफेंस करता है। अगर वो चोरी कर रहा है, दैट इज इक्विवेलेंट टू एन ऑफेंस, क्राइम, अपराध। सो intellectual rights are the rights granted to individuals on their own creative works. अगर आप एक पेंटिंग भी अपना बनाई है तो ये आपका कॉपीराइट है उस पे, और कोई दूसरा नहीं ले सकता है उसको। या कोई दूसरा उस पेंटिंग को देखकर पेंट करके निकाल दे तो दैट इज emulating the image and breaking the rules of copyright. तो वो नहीं हो सकता है। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ IPR जो था वो पेरिस कन्वेंशन इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स 1883 में ये एस्टैब्लिश हुआ, और बर्नी कन्वेंशंस ऑफ प्रोटेक्शन लिटरेरी आर्टिस्टिक 1886। तो ये जो सेकंड वाला है 1886 वाला, वो है इंटैंजिबल। गॉट द पॉइंट? which you cannot touch, but you can feel, you can see, you can express. Everything comes within it. And both these conventions were administered by World Intellectual Property Organization. मान के चलिए जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आपका आइडिया है, वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है, वो उतने ही महत्वपूर्ण संपत्ति है जैसे कि आपका टेबल, कुर्सी, घर, मकान, अलमायरा, टीवी, फ्रिज है, बल्कि उससे ज़्यादा। Now, intellectual property rights, Article 27 of Universal Declaration of Human Rights, जो हमारे 31 articles है, 30 in fact articles, and which was declared in 1948 UDHR by Eleanor Roosevelt, जो इनको फ्रेम की थी, उसके तहत भी इसका जिक्र है। माइंड कीजिए कि ये कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए, कितना सिग्निफिकेंट है आपके लिए ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नेक्स्ट, अब उसके जैसे मैम ने अभी बताया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बहुत तरीके के होते हैं। एक कॉपीराइट हुआ, एक पेटेंट हुआ। पेटेंट का जिक्र कर रही थी मैम क्योंकि केमिस्ट्री से हैं, साइंस के फील्ड में ये पेटेंट बनाया जाता है। दवाई का पेटेंट होता है, फॉर्मूला का, दो तरीके का पेटेंट होता है। एक तो प्रोडक्ट पेटेंट, एक नो हाउ पेटेंट। मतलब एक तो हो गया कि आप ये प्रोडक्ट अब कोई और नहीं बनाएगा, और दूसरा कि बना सकता है ये प्रोडक्ट, लेकिन जिस तरीका से मैंने बनाया उस तरीका से नहीं बनाएगा, दूसरे तरीका से बनाएगा, तो वो पेटेंट हो गया। ट्रेडमार्क होता है, हर चीज़ का आप देखते हैं एक ट्रेडमार्क होता है, एक सिंबल होता है, एक इमेज होता है। और उसके बाद जोग्राफिकल लोकेशन, फॉर एग्जांपल मखाना बिहार का जोग्राफिकल लोकेशन में आता है। मखाना बिहार में मिथिला में ही पाया जाता है। मधुबनी पेंटिंग, वनली आर्ट महाराष्ट्र का, पुणे का, तो ये जोग्राफिकल है। जैसे कोटा साड़ी राजस्थान का, आप कहते हैं कांजीवरम, वो वहाँ का। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन, तो आप ये नहीं कह सकते कि कांजीवरम बिहार का है, नो, वो उसका ट्रेडमार्क है। काथा वर्क अगर आप कहते हैं, या ढाकाई साड़ी, तो वो बांग्लादेश का। सो दैट इज ज्योग्राफिकल, उसमें वो फिक्स है कि वो यही का हो सकता है। और ट्रेडमार्क में आप देख सकते हैं कि उसका स्पेसिफिक साइन होता है। और पेटेंट में आप देखते हैं कि ओनर कुछ इन्वेंट करता है। जैसे मेरे एक कलीग हैं जिन्होंने अभी पेटेंट किया है कि नीम के ज़्यादा यूज़ से इम्पोटेंसी होता है, बहुत ज़्यादा नीम का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब ये पेटेंट हो गया है और इंटरनेशनल जर्नल में वो जा भी रहे हैं अपने इस आइडिया को लेके। तो दैट विल भी, आप नेट पे जाएंगे, लिखेंगे परिमल खान पेटेंट, तो वो उसमें आ जाएगा, वो उनका पेटेंट है। और कॉपीराइट सिनेमा में, स्टोरीज में वही है मेन, आर्टिकल्स में, हर जगह जो आपकी अपनी सोच है उसको कोई चुरा नहीं सकता है। तो ये 4 टाइप का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आता है। नेक्स्ट, अब है ये टर्म जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लेजियरिज्म, दैट इज कॉल्ड थेफ्ट। यही है चोरी। कैसे होता है प्लेजियरिज्म?
When someone infringes upon your intellectual property, such as theft and fraud, is referred as plagiarism. जैसे मान लीजिए हमने थीसिस लिखा और मैंने कट एंड पेस्ट कर दिया किसी भी किताब से और थोड़ा सा वर्ड इधर उधर बदल दिए, तो वो प्लेजरिज्म में आ जाएगा, क्योंकि उसका चेकिंग सॉफ्टवेयर मशीन होता है और वो उसमें आप जैसे थीसिस को डाल, पहले ये नहीं होता था लेकिन समय बहुत बदल चुका है। अब 10% से ज़्यादा अगर आपने चोरी किया है कहीं से तो वो थीसिस एक्सेप्ट नहीं होगा। तो अब मशीन आ चुका है, वो टो 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 आवाज़ करने लगता है और लाल लाल कर देता है कि देखिए ये सब आपने चोरी किया। खुद को ही शर्म आने लगती है कि इतना मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। तो वो चीज़ जो है वो प्लेजरिज्म में आता है और वो पेपर वर्क में आता है, बेसिकली रिसर्च में आता है। तो जब यूजीसी ने कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को रिसर्च ओरिएंटेड बनाइए, सिर्फ क्लासरूम टीचिंग से मत उसको कनेक्ट कीजिए, तो रिसर्च में प्लेजरिज्म का शब्द आया और कहा गया कि ओरिजिनल आइडियाज़ होने चाहिए। किसी ने बड़ा इंटरेस्टिंग वे में कहा कि अरे हम लोग क्या ओरिजिनल देंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज पैचवर्क, कि बोरोइंग फैक्ट्स स्टैटिस्टिक्स आर नॉट कॉमन नॉलेज विदाउट प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट। अरे आपको आभार व्यक्त करना है, आपको स्वीकार करना है कि जो भी बातें आप लिख रहे हैं आपके शब्द होंगे। हो सकता है आप कॉपी नहीं कर रहे हैं, आपके अपने शब्द हैं, लेकिन उस शब्द में आप नीचे में एक्नॉलेजमेंट में दीजिएगा कि मैं यहाँ से पढ़ी और मुझे यहाँ से इसकी जानकारी प्राप्त हुई और मैं उसी के आधार पे अपने विचार रख रही हूँ। तो आप कोट ना भी करें तो भी आपको इस पे काम करना है। नेक्स्ट, कितने तरीके का होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। डायरेक्ट प्लेजरिज्म, जो मैंने कहा उठाओ, कट एंड पेस्ट, डायरेक्ट प्लेजरिज्म। दूसरा है सेल्फ प्लेजरिज्म, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने 2014 में एक किताब लिखी और उस किताब में मैंने 18वां पेज नंबर में लिखा कि गांधी जी को भारत में बापू कहा जाता था। और मैंने दूसरी किताब लिखी और उस किताब में भी मैंने लिख दिया कि गांधी जी को बापू कहा जाता था। यह भी प्लेजरिज्म है। मैंने अपने ही लिखी चीज को फिर डुप्लीकेट कर दिया, तो वो भी आप नहीं कर सकते हैं। वंस यू हैव रिटन दैट आइडिया इज ओपन पब्लिक। अब जब आप लिख रहे हैं तो कुछ नई बात लिखिए, उसी बात को घुमा फिरा के लिख दीजिएगा, सोचिएगा क्रेडिट ले ले, तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ प्लेजरिज्म। तीसरा होता है मोज़ैक। मोज़ैक समझते ना, जमीन में मजाक किया रहता है। यहाँ से स्लैब उठा के वहाँ रख दीजिए, वहाँ से उठा के यहाँ रख दीजिए, नई जमीन तैयार कर दीजिए। मतलब 4 लाइन वहाँ से ले लिया, 2 लाइन किसी और से ले लिया, 5 लाइन किसी और किताब से ले लिया और एक पैराग्राफ बना दिया। ये तो आपका ओरिजिनल हो गया, कहीं से भी आप पूरा कॉपी नहीं कर रहे हैं और 2-4 वर्ड बीच में ऐड कर दिया। 90% लोग यही करते हैं, मोज़ैक प्लेजरिज्म। नेक्स्ट, एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म। भाई कभी गलती से भी प्लेजरिज्म हो जाता है। हमने कोई किताब में देखा कि सोर्स लिखा है गांधी जी राय, और मैंने सोर्स को देख के लिख दिया गांधी जी राय, लेकिन एक्चुअली वो गांधी जी सिंह थे, राय नहीं थे। तो मेरा तो गड़बड़ हो गया। तो ये तो एक्सीडेंटल हुआ ना, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, मैंने सोर्स उठाया लेकिन उससे गलती हुई थी और वो गलती को मैंने दोहरा लिया। इसीलिए कहते हैं सोर्स के सोर्स पे जाओ, कि देखो कि वो जो सोर्स है वो सही है कि नहीं है, तब काम आगे बढ़ाओ। तो वो एक्सीडेंटल होता है। एंड उसी का एक रूप है सोर्स प्लेजरिज्म। मतलब मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में कहा था द ब्यूटीफुल ट्री। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि इंडियन एजुकेशन इज अ ब्यूटीफुल ट्री अपरूटेड बाय ब्रिटिशर्स। तो आप कह सकते हैं गांधी जी ने कहा था द ब्यूटीफुल ट्री, ये रॉन्ग हो जाएगा सोर्स, क्योंकि ये सेंटेंस उन्होंने कहा था लेकिन बुक जो था वो धर्मपाल जी का था, द ब्यूटीफुल ट्री। तो सोर्स गड़बड़।
तो जहाँ सोर्स गड़बड़ हुआ आपका इंटेलेक्चुअल थेफ्ट शुरू, वहीं से आपका इंटेलेक्चुअल थेफ्ट शुरू हो जाता है। अब कहाँ कहाँ पे ये हो सकता है? रिसर्च आर्टिकल्स, पेपर। अच्छा, आप लोग को रिसर्च आर्टिकल और पेपर का डिफरेंस तो पता होगा। व्हाट इज पेपर राइटिंग एंड व्हाट इज रिसर्च आर्टिकल? एनीवन हु नोज? आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल्स और पेपर राइटिंग में अंतर होता है। पेपर राइटिंग होता है जैसे आपको आइडिया आया किसी टॉपिक पे और उसने आपने लिख दिया तो आपका पेपर हुआ। रिसर्च होता है जिसमें कि किसी भी टॉपिक पे आप 10 किताब पढ़ के और उनके आधार पे अपना इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो दैट्स अ रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल। चैप्टर क्या होता है? अगर कोई एडिटेड बुक आ रहा है, एडिटेड बुक यानी कंपाइलेशन ऑफ आर्टिकल्स और कंपाइलेशन ऑफ पेपर्स, तो हर पेपर को हम लोग चैप्टर कहते हैं। अगर किसी बुक में, पब्लिश्ड बुक में आपका कोई आर्टिकल आता है तो दैट विल नॉट बी आर्टिकल, आर्टिकल जर्नल में कहलाएगा, लेकिन अगर वो बुक में आ रहा है तो वो चैप्टर कहलाएगा। उसके बाद डिसर्टेशन, अब ये नहीं होता है, पहले एमए में एक पेपर होता था डिसर्टेशन, और उस डिसर्टेशन पेपर में सिखाया जाता था, एक ट्रेनिंग दी जाती थी कि कैसे थीसिस लिखा जाता है। अब वो है ही नहीं। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने एमफिल को भी खत्म कर दिया। एमफिल भी प्रिल्यूड माना जाता है पीएचडी का। उसके बाद एमफिल जो कि अब महत्व नहीं रखता है, उसके बाद पीएचडी जो हमें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री देता है। उसके बाद बुक रिव्यू। बुक रिव्यू भी आसान नहीं होता है। बुक रिव्यू में भी आपके ओरिजिनल आइडियाज होने चाहिए रिगार्डिंग अ बुक। पूरे बुक को पढ़ के उसमें हाईलाइट करके उसके पॉइंट्स को क्रिटिकल एनालिसिस करके रिव्यू किया जाता है। उसके बाद न्यूज़पेपर, इवन इन न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स अगर आप एडिटोरियल पढ़ेंगे ना तो एडिटोरियल में प्लेजरिज्म नहीं चलता है। एडिटोरियल में एकदम ओरिजिनल आइडिया जो है एडिटर का वो रहता है। अगर नहीं रहे तो उस एडिटर को निकाल दिया जाएगा उस न्यूज़पेपर से। और पॉडकास्ट, आजकल डिजिटल का ज़माना है तो सोशल मीडिया में नेट में आप देखते हैं विकीपीडिया को कभी रेफरेंस में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, बिकॉज विकीपीडिया को आप कभी भी चेंज कर सकते हैं और विकीपीडिया इज नॉट द राइट सोर्स ऑफ। अगर आप विकीपीडिया का रेफरेंस देके कोई आर्टिकल लिखिएगा वहीं कट हो जाएगा, उसकी ऑथेंटिसिटी खत्म हो जाती है। इसलिए कभी भी विकीपीडिया को रेफर ना करें। आप यूआरएल में जाके उसके साइट, ओरिजिनल साइट पे जाके आप उसको रेफर करें और केवल रेफर ना करें, ब्रैकेट में लिखें रिट्रीव्ड ऑन सो एंड सो डेट। जैसे मान लीजिए आज है 25/4, आपने बिहार गवर्नमेंट b.gov.in पे गए और कोई डेटा लिए तो आपको ब्रैकेट में लिखना होगा रिट्रीव्ड ऑन 25/4/2023। क्यों? क्योंकि हो सकता है अगर वो डेटा कल के चेंज हो जाए तो आपको एग्जामिनर पूछेगा कि आपने गलत डेटा कैसे दे दिया, तो आप बताएंगे कि इस डेट में आप आर्काइव्स में देख लीजिए यही डेटा था, अब बदल गया है। तो टू प्रूव योर वर्क आपको वो डेटा का डेट देना पड़ेगा, दैट इज नोन एज रिट्रीव, नहीं तो प्लेजरिज्म में आप फंस जाइएगा। नेक्स्ट, साइटेशन स्टाइल्स होता है रिसर्च में, ये तो आप लोग जानते होंगे। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA, दूसरा होता है MLA मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। ये सब रिसर्च के स्टाइल हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब NEP में क्लासरूम टीचिंग से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस रिसर्च को दिया जा रहा है और उसमें आपको इनमें से कोई लेना पड़ेगा। आप टीचर्स अगर हैं तो आपका प्रमोशन नहीं होगा जब तक कि आप पब्लिश नहीं करेंगे। API जो आप लोगों का होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसमें ये होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है APA? एक एसोसिएशन है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन।
उसमें अलग स्टाइल है रेफरेंस का। एमएलए में दूसरा स्टाइल है। शिकागो, हम लोग शिकागो से पीएचडी किए हैं। शिकागो में हम लोग, आप लोग में से किसी ने पीएचडी किया है? ये हमने किया है। किस स्टाइल में किया है? एपीए में किया है। तो उसमें दूसरा है, लेकिन हम लोग के समय में फुटनोट चलता था। 1 लिख के नीचे 1, 2 लिख के सुपरस्क्रिप्ट में 2। दैट वाज अ शिकागो स्टाइल। अभी सबसे कॉमन है एपीए। इसमें इंटेक्स्ट साइटेशन होता है। व्हाट इज इंटेक्स्ट साइटेशन? आर्टिकल के बीच में ही ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा। देखिए हमने एग्जांपल दे दिया है इसीलिए कि आपको परेशानी ना हो। रॉय 2014 पेज 170, मतलब टाइटल देना होगा। मैंने शिफाली रॉय के नाम से लिखा है। 2014 में मेरी किताब आई थी, उसके 170वें पेज में ये बात है। कोई भी बात अगर हम लिख रहे हैं तो ये एपीए का स्टाइल हो गया। और किताब का जो टाइटल है वो इटैलिक्स में देना होगा। और दूसरा जो है वो एमएलए स्टाइल है, जिसमें केवल आपको रॉय और पेज नंबर, साल देने की जरूरत नहीं है। और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेफरेंसेस गर्ल्स, हर चैप्टर के अंत में होता है। फुटनोट होता है जो हर पेज के नीचे होता है, और बिब्लियोग्राफी होता है जो पूरे काम के बाद अंत में होता है। तो ये तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें कहीं से बेईमानी करेंगे तो आप प्लेजरिज्म के चक्कर में फंसेंगे। और आजकल मशीन है, मशीन में आप उसको डालेंगे और तुरंत कह देगा कि ये चोरी किया हुआ है। हर इंस्टीट्यूट, शायद आप लोग का भी अपने इंस्टीट्यूट में जरूर होगा प्लेजरिज्म टेस्ट्स। नेक्स्ट, कैसे होता है प्लेजरिज्म चेक? किस तरीके से हम लोग करते हैं? तो 2 उसका सॉफ्टवेयर है, टर्निटिन एंड उरकुंड। ये 2 सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा चेक किया जाता है कि आपका काम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के तहत आ रहा है कि नहीं, यानी आपका ओरिजिनल काम है कि नहीं, या प्लेजरिज्म है। 10% तक प्लेजरिज्म माफ है, जिसमें कोटेशंस नहीं आते हैं। कोटेशंस आप दे सकती हैं, मगर केवल कोटेशन देके तो आप पूरा आर्टिकल नहीं लिखेंगी ना। तो कोटेशंस हटा के 10% आप रेफरेंसिंग कर सकती हैं। उससे ज़्यादा अगर आप करती हैं तो वो आपका पीएचडी रिजेक्ट हो जाएगा। दोनों ही है, टर्निटिन एंड उरकुंड। बहुत लोग पूछते हैं कौन अच्छा है, कौन अच्छा कौन खराब नहीं है। दोनों ही अपने तरीके का है। उरकुंड फ्री है, इंस्टीट्यूशंस को फ्री दिया जाता है। टर्निटिन में कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ऐसे तो कल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डे है, इसके एवज में हो रहा है, लेकिन एनईपी में भी इसका जिक्र किया गया है, क्योंकि अब माने जा रहा है कि जब इंडिया में जो सबसे कम जीडीपी रेट है वो रिसर्च पर है। हम लोग नेपाल से भी पीछे हैं, श्रीलंका से भी पीछे है रिसर्च में। दुर्भाग्य हमारा। आपको पता है जो पीएचडी हम लोग बनाते हैं ना, वो कबाड़ी के पास चला जाता है, टोकरी में फेंकाता है, क्योंकि ना हम कोई फाइंडिंग दिखाते हैं, ना कोई सोशल फाइंडिंग, ना कोई हम एम्पेरिकल वर्क दिखाते हैं। हम केवल कट एंड पेस्ट करते हैं। 100% प्लेजरिज्म, दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, चोरी। सो द लास्ट विल बी नेक्स्ट। So the last will be thank you, and my last word is knowledge speaks and wisdom listens. So thank you. I shared my knowledge, but you were a silent listener and very wise. So thank you so much once again.